अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अफसा कोमल। बजट आया और उसके असरात आम आदमी पर अब बाकायदा तौर पर आना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के सियासतदान मुख्तलिफ अदवार में हम देखते हैं और खुसूसन जो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ साहब, वो ये दावा करते थे कि पाकिस्तान के शहरों को हम पेरिस जैसा बना देंगे। ये बजट आने के बाद बैनुल अक़वामी जो मीडिया है उसमें पाकिस्तान के इस बजट के हवाले से कुछ ऐसी हेडलाइंस बनी कि पाकिस्तान पेरिस तो नहीं बन सका, लेकिन जो एक बहुत ही बुनियादी ज़रूरत की चीज़ है दूध, उसको पेरिस में जो रहने वाले हैं उनको सस्ता मैसर है पाकिस्तान के शहरियों के मुकाबिल। तो अवाम इस वक्त जो है बहुत ही ज़्यादा जज्बात का शिकार है। बिजली और महंगाई पर भी सरापा एहतजाज है और जो हालिया अवामी सर्वेज हैं उसके मुताबिक भी अगर हम देखें तो अवाम की बचत और उम्मीदें हमें दोनों ही कम होती हुई नज़र आ रही हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है ये आम आदमी तक महदूद नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जो हुकूमत है इसको वन पेज हुकूमत के तौर पे अगर देखा जाए तो इनकी टैग लाइन ये रही कि हम मुल्क में एक बड़ी सरमायाकारी लेकर आएंगे अपने इश्तराक से, जो एक सिविल अस्करी इश्तराक इस वक्त देखने में मिल रहा है। मगर पाकिस्तान में 200 से ज़ायद गैर मुल्की सरमायाकारों ने मुल्की सिक्योरिटी हालात पर तशवीश का इजहार किया है। ओवरसीज़ इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की सालाना सर्वे रिपोर्ट सामने आई है। इसके मुताबिक साल 2023 के मुकाबले 2024 में सिक्योरिटी की मजमूई सूरत हाल मजीद ख़राब हो गई है। 71% जो शुरका है उनके नज़दीक पाकिस्तान में कारोबार करने के लिए सिक्योरिटी खदशात सरे फहरिस्त हैं। जबकि दूसरी तरफ IMF की शराइत पर यह बजट बनाया गया था और टैक्सेस भी लगाए गए थे, लेकिन IMF उनसे मुतमईन नहीं है। अब खबरें सामने ये आई कि IMF ने ज़रई आमदनी पर भी 45% इनकम टैक्स लगाने का मुतालबा किया है और इसकी एक तरह से तस्दीक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने की और इस हवाले से उनका एक मिला जुला सा रद्द अमल है, सुनिए। कुछ दोस्तों को एग्रीकल्चर सोच समझ नहीं आती, अब वो और भी इनकम टैक्स लगाने जा रहे हैं। इनकम टैक्स तो ज़्यादातर लगेगा बड़े ज़मींदारों पे, मगर फिर भी वो लगाने जा रहे हैं और लगाना पड़ेगा। IMF का एक शर्त है, वो प्रोविंस विल पुट दैट। क्या वजह है कि ज़राअत जैसे अहम सेक्टर के हवाले से टैक्स पॉलिसी पाकिस्तान में मुसलसल नाकाम रही है? इस प्रोग्राम में हम तफसीली तौर पे बात करेंगे कि क्या हुकूमत कोई आम आदमी को रिलीफ देने में कामयाब हो पाएगी या फिर बोझ में मजीद इजाफा होगा। इस प्रोग्राम में हमने दावत दी है मौशी अमूर के ऊपर गहरी नज़र रखने वाले सहाफ़ियों को और तज्ज़ियाकार भी हमारे साथ होंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ़ फरमाए शहबाज राना साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और मौशी अमूर के हवाले से रिपोर्ट करते हैं। सनाउल्लाह खान साहब चीफ रिपोर्टर हैं डॉन न्यूज़ के, और हमारे साथ डॉक्टर साजिद अमीन साहब भी कुछ ही देर में शामिल होंगे, बाहिर मौशियात हैं और सरबरा और फाउंडर हैं SDPI के। मैं शहबाज साहब इसी तरह शुरू करती हूँ जिस अंदाज में फॉर्मेट में आप बैठे हुए तशरीफ़ फरमाएं दोनों। ये जो शहबाज शरीफ साहब की तरफ से 200 यूनिट से कम बिजली वालों के इश्तिहारात TV पर भी आवाम देख रहे होंगे और अखबारात पे की भी जीनत बन रहे हैं फ्रंट पेजेस की, तो ये एक वो यूजुअल तरीक़ाकार है कि पहले आवाम पे बोझ डालो, फिर थोड़ा सा मामलात को काम डाउन करने के लिए इस किस्म का चीज़ अनाउंस कर दो, उसके इश्तिहारात भी फिर निकाल दो। आपको हुकूमत की अब बजट के बाद क्या पॉलिसी नज़र आ रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने बुलाया। देखिए, ये वाला जो सिलसिला हुआ है कि पहले बिजली की कीमतों में इजाफा तमाम जो रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं उनके लिए, उसके बाद फिर सिर्फ जो 200 यूनिट्स के सार्फिन हैं जिनकी माहाना कंजम्पशन 200 यूनिट से ज़्यादा नहीं है, तो उनके लिए सिर्फ 3 माह के लिए रिलीफ। ये ऐसा नहीं है कि कोई मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी नहीं है कि ये कोई बड़ा ही कोई सोची समझी कोई स्कीम थी। एसेंशली मेरा ख्याल है जब वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज से चंद दिन पहले सर्कुलेशन के ज़रिए वफाकी काबीना से इस समरी की मंजूरी दिलवाई जिसमें बिजली की कीमतों में इजाफा होना था, उनको शायद अंदाज़ा नहीं था कि जो रेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो पाकिस्तान का गरीब तरीन तबका है जिसकी मंथली कंजम्पशन 100 यूनिट से भी ज़्यादा नहीं है, उसके लिए सबसे ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहे हैं 51%। जब मैंने ये खबर की एक्सप्रेस ट्रिब्यून, उसके बाद पावर मिनिस्टर जो वो खुद TV पे और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इंक्रीज़ चंद पैसों का है तो ये खबरें ठीक नहीं है। लेकिन जब वो डेफिनेटली फिर जब खबरें छपी होंगी तो प्राइम मिनिस्टर ने किसी से तो कहा होगा इसका पता करके बताओ एक्चुअल इंक्रीज़ कितना है, ऑल्दो वो पहले ही इस चीज़ का अप्रूवल दे चुके थे एज अ कैबिनेट हेड, तो बाद में पता चला वो तो वाकई 51% है। तो ये फिर उस कमी को कवर करने के लिए वो जो उनके पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन थी, या अगर उनके पास इन्फॉर्मेशन थी भी तो उसको कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पाए, तो उन चीज़ों को ओवरकम करने के लिए और फिर उनको एहसास भी हुआ कि जिस किस्म का ये बजट दिया गया है तो ये गरीब तरीन तबका तो बिल्कुल पिसके रह जाएगा। तो ये सिर्फ 3 माह की एक रिलीफ है, वो भी 50 अरब रुपया तरक्याती बजट से काट कर इनको दिया जा रहा है। आई होप कि IMF इसको एंडोर्स कर दे, उनकी तरफ से कोई इतराज़ नहीं। आपको याद है कि पिछले साल इसी किस्म का एक काम करने की कोशिश की थी केयर टेकर गवर्नमेंट ने भी, जब जुलाई में बिजली की कीमतों में एकदम इजाफा हुआ था तो IMF ने इसको रोक दिया था।
सनाउल्लाह साहब, बजट आने के बाद एहसास होना तो एक ज़्यादा परेशान कुन बात लगेगी सुनने वालों को। तो ये नेपरा की भी पब्लिक हियरिंग हुई, बड़े अवामी जज्बात वहाँ पर भी, और आपने भी उसको बराह रास्त देखा। किस किस्म के आपको सेंटिमेंट्स नजर आते हैं? और साथ ही मैं डॉक्टर साहब भी अब आ चुके हैं, तो आप डॉक्टर साजिद अमीन साहब को भी वेलकम कह देते हैं प्रोग्राम में। रान साहब, माफ़ी कीजिएगा, सनाउल्लाह साहब, आपने क्या माहौल देखा नेपरा की हियरिंग? तो ये मैं इस बात पे बात करना चाह रहा हूँ, जो 200 यूनिट तक है, ये बिल्कुल टोटल, बिल्कुल उसको ऐड देना, उसको क्रेडिट लेना, बिल्कुल ये गलत बात है। अभी तक डिसीजन ही नहीं हुआ है। अभी इंक्रीज नेपरा ने कल हेयरिंग की है, अब वो रिकमेंडेशन भेजेंगे, वफाकी हुकूमत उस पर फिर नोटिफिकेशन करेगी, और वो पहले से एक ढोल पीटना शुरू कर दिया कि हमने जी कम कर दी। अभी बढ़ी नहीं तो कम कहाँ से करेंगे आप? तो ये तो टोटल एक फ्रॉड है, लोगों को धोखा दिया जा रहा है और लोग धोखे में नहीं आएंगे। ये गंदम की इंपोर्ट पे भी धोखा दिया गया था कि जी हमने इंक्वायरी कर ली और आज तक नहीं पता। और जब ये 200 यूनिट का एक फ्रॉड किया गया टेक्निकल, जिनके 190 थे उनको 201 करके उनको 5,000 रुपये, और ये बाकायदा पॉलिसी लेवल पर यह डिसीजन किया गया, और इसमें प्राइम मिनिस्टर शामिल होंगे। बगैर प्राइम मिनिस्टर, एनर्जी मिनिस्टर के ये हो ही नहीं सकता। और अरबों रुपए लोगों से लिए गए और उस पर फिर इंक्वायरी की गई, और अभी तक आपको मैं बताऊं उसमें भी कुछ नहीं होगा, पानी डाल दिया जाएगा, क्योंकि किया खुद है। तो सिचुएशन इस किस्म की चल रही है। और कल जो नेपरा में सिचुएशन थी, वहाँ इंडस्ट्री वाले लोग थे, चैम्बर्स के लोग थे, जर्नलिस्ट थे, पब्लिक थी, एप्टमा के लोग थे, सब ने नेपरा की ऐसी कम तैसी फेरी। और मोस्टली लोगों का ख्याल था कि इतना इस नेपरा पे पैसा ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है, जो हुकूमत ने कहना है इसने वही करना है, तो इस नेपरा को तहलील कर दें। यहाँ तक बात हुई कि भाई आपकी ज़रूरत ही नहीं है, जब आपने वही करना होता है। आपने कंज्यूमर का और आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको आप देखते ही नहीं है। आप ये नहीं देखते कि हुकूमत जो प्राइस इंक्रीज़ कर रही है वो बनती भी है या नहीं बनती, या पब्लिक उसको पे कर सकती है या नहीं कर सकती। आप काफ़ी चीज़ों को नहीं देखते। तो वो बिल्कुल बेबस नज़र आए नेपरा वाले, कोई जवाब नहीं था उनके पास, बेबसी नज़र आई। यहाँ तक कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं, हुकूमत जो कहती है हमें करना पड़ता है। तो ये सूरत हाल है आपके रेगुलेटर्स की। यही ओगरा का हाल है, जब गैस की प्राइसेस बढ़ी लास्ट ईयर, आपको याद है निगरान सेटअप में, और 500% से ज़्यादा बढ़ी थी मेरे ख्याल में, आप अंदाज़ा करें, उस पर भी ओगरा बिल्कुल बेबस थी। तो अथॉरिटीज़ का ये हाल है कि वो बिल्कुल बेबस हैं, तो उनको फिर उनकी जो रहने का जवाब कोई नहीं रहता, फिर उनको तहलील होना चाहिए। सैकड़ों मुलाजमीन को रख के उन पे काम करने की क्या ज़रूरत है। और इस किस्म के फ्रॉड हो रहे हो कि जो छोटा कंज्यूमर है, प्रोटेक्टेड जिसको कहते हैं, उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा हो, और हुकूमत खुद कर रही हो और मान रही हो कि एनर्जी मिनिस्ट्री कर रही है, और नेपरा खामोश बैठा है, फिर क्या फ़ायदा ऐसे इदारों का। प्रोफेसर साहब, हम सुनते, एक इस्तिलाह मशहूर हुई कुछ अर्सा पहले, जब लोग अपने नेक काम करके उसको सोशल मीडिया पे लगाते थे कि नेकी कर इश्तिहार निकाल, लेकिन नेकी करने से पहले कैसे इश्तिहार निकाल, वो एक क्वेश्चन है, जैसा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं। अब ये जो बजट पेश किया गया, इसके बाद आवाम को कुछ रिलीफ देने के काबिल भी है हुकूमत, जिस किस्म का शिकवा वो करते हैं कि जितना मैक्सिमम कर सकते थे किया, या फिर ये इसी किस्म के इश्तिहारी किस्म के रिलीफ कुछ अनाउंस किए जाते रहेंगे जिसका नतीजा कोई निकले या ना निकले? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल बड़े इंटरेस्टिंग इश्तिहारात आ रहे हैं, और अगर आप देखें कि जी ये गलत है कि जी 45% टैक्स हो गया है, स्लैब जो है सैलरी अर्नर्स पे सिर्फ 35% है, लेकिन ये नहीं बताया जा रहा है कि उस 35% पे जो टैक्स है 10% का, वो भी शामिल है, वो इश्तिहार में नहीं है। तो मेरे ख्याल गवर्नमेंट को ये समझने की ज़रूरत है कि शायद इस तरह के इश्तिहारात बहुत ज़्यादा देर नहीं चलेंगे। आप वो कहते हैं ना कि आप चंद लोगों को चंद वक्त के लिए, थोड़े वक्त के लिए बेवकूफ़ बना सकते हैं, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे वक्त के लिए आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो आप तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो अपनी जो डिलीवरी है, जो परफॉर्मेंस है, उस पर फोकस करे। ये इश्तिहारात बहुत ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होंगे, नंबर एक। और मुझे लगता है गवर्नमेंट उसको कवर करने की कोशिश कर रही है। जो बड़ा क्लियर कुछ स्टेटमेंट्स आ गई थी कि हमने ये तो बजट IMF के लिए बनाया है, IMF के कहने पे बनाया है, तो गवर्नमेंट शायद उसको अब कवर करने के लिए इश्तिहारात और इन चीज़ों के हम आम आदमी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। और ये बजट का सिर्फ एक ही है, आपको याद होगा हमारी पहले दिन भी जब बात हुई थी, इसका सिर्फ एक टारगेट है, वो है 13 ट्रिलियन का रेवेन्यू पूरा करना, और ख़ासकर पहले क्वार्टर में जो उसका टारगेट बनता है उसको पूरा करना, ताकि IMF का जो टॉक्स हैं, जो वो IMF का एक प्रोग्राम जो है वो उस पर लिया जा सके। आम आदमी के लिए इस बजट में कुछ भी नहीं है, और शायद अनफॉर्चुनेटली अगले 3 से 4 बजट में भी कुछ नहीं होगा आम आदमी के लिए, जो असल जो मसला है उसके अंदर। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो गवर्नमेंट के पास मार्जिन था कि आप IMF के लिए भी बजट बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारे जो रिटेलर्स हैं, जिस पे शहबाज साहब बहुत सारी स्टोरीज़ लिखते हैं कि कौन टैक्स पे नहीं कर रहा है पाकिस्तान में, इस पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सेक्टर्स हैं, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए अगेन जो है वो छोड़ दिया गया है उनकी वॉलंटरी
उनकी चॉइस के ऊपर छोड़ दिया गया। और मेरा ख्याल है उसकी जो एक वजह थी जो मुझे नज़र आती है वो बहुत प्रेसिंग थी कि अगर आप रिफॉर्म्स बेस पे जाएंगे तो शायद टैक्स रेवेन्यू का जो हदफ है, जो आपने कमिट किया हुआ है, जिसकी बेस पे आपकी टॉक्स चलनी है, वो शायद पूरा नहीं होता। तो इसलिए जो लोग ऑलरेडी टैक्स दे रहे थे उन्हीं पे टैक्स का बर्डन डाल दिया गया है। बिजली का जो बर्डन है वो आम आदमी, जो गरीब आदमी है, उस पर जैसे शहबाज ने कहा कि वो उस पर ज़्यादा डाल रहे हैं। तो मेरे ख्याल आम आदमी के लिए को बहुत ज़्यादा इस बजट में नहीं है और आने वाले 2-3 बजट्स में भी नहीं होगा। अब शहबाज साहब, एक तो ये जो इश्तिहारों की थोड़ा सा एक कमेंट इस पे ज़रूर कीजिएगा, जहां हम इश्तिहार छापते हैं उसके साथ एक फैक्ट चेक भी आप समझते हैं कि छपना चाहिए या चलना चाहिए मीडिया के ऊपर? देखिए, मुआशी इन मामलों के ऊपर डेफिनेटली चलना चाहिए। जो एक पेड कंटेंट होता है वो एक पेड कंटेंट होता है और जो उसको पे कर रहा होता है उसको अपने तरीके से उसको मोल्ड कर रहा होता है। लेकिन आपने माजी में भी देखा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब गवर्नमेंट थी तब भी एक वक्त आया था कि उनको बहुत ज़्यादा इश्तहारात की मदद लेनी पड़ गई थी, वो इसमें कामयाब नहीं हुए और ये हुकूमत भी उस तरीके से कामयाब नहीं होगी। असल जो चीज़ करने वाली है, अगर इन्होंने जो कोई रिलीफ दिया, जो प्राइम मिनिस्टर का क्लेम है कि हमने 200 यूनिट्स के लिए बिजली की कीमत में नहीं बढ़ाई, जो अभी सनाउल्लाह भी कह रहे थे कि अभी नेपरा ने अप्रूव नहीं किया, नेपरा अप्रूव कर देगा, वो नोटिफाई हो जाएगा जैसा प्रोसीजरल थिंग, जैसे खुद कह रहे हैं कि वो नेपरा ने तो वही करना है जो उसको गवर्नमेंट कह रही है। तो प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहा है कि मैंने रिलीफ देनी है सब्जेक्ट टू द IMF अप्रूवल, तो अगर वो रिलीफ हो जाती है तो दैट कैन हेल्प पीपल। एटलीस्ट वन शुड अप्रिशिएट कि चलो इन्होंने जो इंक्रीज होना था वो नहीं किया, अगर इन्होंने कर दिया था तो अखबारात में खबर। लेकिन इस मामले पे IMF का कितना सख्त रवैया? देखिए, मेरा ख्याल है कि शायद IMF ज़्यादा सख्ती इसलिए ना करे। अब मैं इस पर हतमी बात नहीं कह सकता क्योंकि मेरे IMF के लोगों से भी बात नहीं हुई इस टॉपिक पे, क्योंकि बजट से ही पैसा निकाल कर दिया जा रहा है। ऑल्दो IMF की एक पॉलिसी है कि आप इसको डिस्करेज करें सब्सिडीज़ को, और वो टारगेटेड सब्सिडीज़ की बात करते हैं। यहाँ पे सब्सिडीज है तो टारगेट ही इन द कॉन्टेक्स्ट की 200 यूनिट्स की जो कंजम्पशन है वहाँ पे है, बट वहाँ पे एक एतराज़ ये आ जाता है कि आप फिर जब मुश्किल फैसले करते हैं तो उसको आप जो है वो सस्टेन नहीं कर पाते। जब आप पे प्रेशर आता है, दबाव आता है, तो उन फैसलों से पीछे हट जाते हैं। तो ओवरऑल अगर IMF इसको अप्रूव कर भी देता है, जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया 50 अरब की सब्सिडी का 3 माह के लिए सिर्फ, तो उसके बावजूद भी दिस विल बी बिग नेगेटिव फॉर द गवर्नमेंट कि जो ये कोई भी पॉलिसी एक्शन लेती है उसके ऊपर ये स्टैंड नहीं कर पाती है और फिर जब प्रेशर आता है तो रिवर्सल हो जाता है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है 200 यूनिट्स वाली। आपको पता है पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल की कॉल दी तो उनके ऊपर जो 2.5% एक टैक्स लगा था विद होल्डिंग टैक्स सप्लाईज के ऊपर, वो वापस हो गया। अभी फ्लोर मिल्स एसोसिएशन हड़ताल पे चले गए कि जी हमारे पर भी वो वाला टैक्स खत्म करो। सिर्फ एक सैलिड क्लास है जिसकी कोई नहीं सुनी जा रही, बाकी जिसके पास स्ट्रीट पावर है, जिसके पास पेट्रोल है, जिसके पास आटा है, वो हुकूमत को ब्लैकमेल करने में मजबूर हो जाता है। सही। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ फिर जाते हैं। आपकी इस बात पे हम सनाउल्लाह साहब से बात करना चाहेंगे। IPPs के हवाले से हुकूमत क्या सोच रही है? कुछ वजारतें ख़त्म करने की बात की गई थी, उस हवाले से भी कोई हतमी फैसला हो पाएगा या नहीं? और एग्रीकल्चर टैक्स के हवाले से शहबाज राना साहब की जो स्टोरी है उस पर तबसरा हासिल करेंगे अपने मेहमानों का एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। सनाउल्लाह साहब, बहुत से सवाल जो आजकल हुकूमती वज़रा से किए जाते हैं उसके जवाब नहीं मिलते। एक तो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो आपने सवाल किया उसका जवाब तो नहीं मिल पाया, और अब जो है वज़ीर तवानाई से भी किसी ने IPPs के हवाले से जब पूछा तो उन्होंने कहा हम बहुत कुछ सोच रहे हैं लेकिन अभी सोच ही रहे हैं सिर्फ। तो आपके ख्याल में क्या कोई अंदर की खबर है कि हुकूमत क्या करने जा रही है? देखिए, फ़िलहाल तो हुकूमत के लिए सिर्फ एक ही इशू है कि उन्होंने किसी तरह IMF का प्रोग्राम लेना है और उसके लिए वो सब कुछ कर रही है। लेकिन इशू ये नहीं है कि आपने IPPs के साथ क्या करना है, और क्वेश्चन भी मेरा यही था और आज भी कर रहा हूँ। हमारे मुल्क में, शहबाज मेरी बात से एग्री करेंगे, हमारे मुल्क में रेवेन्यू का इशू नहीं है, हमारा इशू एक्सपेंडिचर का है। आप 9 ट्रिलियन से ज़्यादा आपने इंटरेस्ट पेमेंट करना है, आप 24% आपने रनिंग एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं। भाई आप जब इस क्राइसिस में हैं तो आप अपने एक्सपेंडिचर कम करें, एक्सपेंडिचर कम करें, रेवेन्यू को आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप रेवेन्यू पहले ही बहुत ले रहे हैं। ये कैमरामैन भी हर किस्म का टैक्स दे रहा है, फाइलर ना भी हो तो ये GST भी दे रहा है, विद होल्डिंग भी दे रहा है, और इनकम टैक्स, यूटिलिटी, जो भी जिसके पास यूटिलिटी का कनेक्शन है वो 10-11 किस्म के टैक्स दे रहा है। टैक्स पेयर वो है, फाइलर नहीं है। तो आपका रेवेन्यू का इशू है ही नहीं, आपका एक्सपेंडिचर का इशू। कहाँ अखराजात कम कर सकते थे जो मौका गवाया है? भाई 18 अमेंडमेंट इन वजीर खजाना ने जो पॉलिटिकल फेस नहीं है बल्कि एक टेक्नोक्रेट हैं। भाई मेरा मसला ये है कि आप पार्लियामेंटेरियन जो आते हैं नेशनल असेंबली या सेनेट में, वो काउंसलर नहीं है। उन्होंने गली की नाली या पानी का वो इंतजाम नहीं करना, वो काउंसलर का काम है, जो आपकी लाहौर की चीफ मिनिस्टर भी कर रही है काउंसलर के काम। अब वो इनसे भी कराना चाह रहे हैं। 75 अरब रुपए उनको देने की क्या ज़रूरत है? वो कंज्यूमर को दे दो भाई, जो गरीब लोग हैं 100 यूनिट इस्तेमाल करते हैं, 50 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। आपने 75 अरब
अपने सियासी रिश्वत उनको दे रहे हैं और माजी में भी देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। बाकी आप जो आप 18 अमेंडमेंट के बाद आपको यहाँ 50 डिवीजन की ज़रूरत ही नहीं है इतनी वजारतों की। भाई ये सारे जो सब्जेक्ट हैं सूबों के हैं, आप 60% तो रेवेन्यू आप सूबों को दे देते हैं, तो ये सब्जेक्ट भी देना। वफाक को तो 4-5 मिनिस्ट्रियों से चलाया जा सकता है। आप 50 डिवीजन है मेरे ख्याल में, और 500 इदारे चला रहे हैं आप। 500 इदारे किस लिए चला रहे हैं? और जो जिस इदारे को प्राइवेटाइज बेचने की बात कर रहे हैं, एक लफ्ज़ तैयार कर लिया स्ट्रेटेजिक है जी, स्ट्रेटेजिक का लफ्ज़ लगा के उसको रोक देते हैं। आपके तमाम फेडरल सेक्रेटरी, वज़रा के रिश्तेदार। लेकिन सनाउल्लाह साहब, बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है इन वज़ीर ख़जाना की, उन्होंने कहा कोई स्ट्रेटेजिक एसेट्स नहीं होते, तो उसके बावजूद क्यों नहीं हो पाई ये सारी चीज़ें? कहता ज़रूर है, जब टेबल पे जाके बैठते हैं तो स्ट्रेटेजिक आ जाती है। आप उसको कैसे? आपको वो कैबिनेट कमेटी ऑन स्टेट और एंटरप्राइजेज जिसने ये फैसला करना कि कौन से स्ट्रेटेजिक हैं कौन से नहीं है, तो उसमें मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के 2 इदारे वो लेके मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, उन्होंने कहा जी ये स्ट्रेटेजिक एसेंशियल है। तो जो मुझे ज़रा ने बताया कि वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि ठीक है आप ये कह रहे हैं स्ट्रेटेजिक एसेंशियल है, तो हमें ज़रा बताइए क्यों स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल है, इसकी रीजंस क्या है, इसकी बैलेंस शीट तो दिखाएं, इसका कोई आपका फ्यूचर का प्लान क्या अगर आपने इसको रिटेन करना है। तो उसने कहा जी हम आपको ये इन्फॉर्मेशन देने के मजाज नहीं है, हम ऊपर से पूछ के आपको बताएंगे। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डिसाइडेड कि डिफेंस प्रोडक्शन की वजारत ने वज़ीर ख़जाना को वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया जो ये रिक्वेस्ट लेके आई थी कि हमारे 2 जो इदारे हैं इनको आप स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर। नहीं, इमरान खान जब वज़ीर आज़म थे उन्होंने सरमाया पाकिस्तान कंपनी बनाने की बात की कि वो तमाम इदारों को उसमें लेके जाएंगे, और जनाब उस वक्त रोक दिया। वो भी नहीं कर सके, ये भी नहीं कर सकेंगे। आप कितने इदारों को, अच्छा पहले जो लिस्ट थी प्राइवेटाइजेशन की वो 28 की थी मेरे ख्याल में, इन्होंने आके उसको 24 कर दिया, 28 की बजाय। उसको बढ़ाना था, उसको कम कर दिया। मैं डॉक्टर साहब की तरफ ये बात, साहिब साहब ये अखराजात के हवाले से पहले से जब हम आपसे बात करते आए, ये एक वाहिद पॉइंट है जिसके ऊपर जोर दिया जाता है, लेकिन इस बार तो इस बजट के बाद एक मजाक ही बन गया अखराजात कम करने के हवाले से। तो हमने एक सिम्बॉलिकली भी, जैसा नेशनल असेंबली का बजट, सेनेट का बजट, उनको ऑलमोस्ट डबल कर दिया गया। सो ये क्या कोई मजबूरी रहती है या नीयत नहीं है हुकूमत की? आपको क्या नज़र आती है इसमें रुकावट? मेरा ख्याल है गवर्नमेंट को दोनों डायमेंशंस पे काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के दोनों मसले हैं, हमारे रेवेन्यू का मसला भी है, हमारा टैक्स टू जीडीपी रेशो बहुत लो है। और अगर आप देखें फॉर एग्जांपल इंडिया में उनका 16-17% है, तो 6 परसेंटेज पॉइंट है या 6 बेस पॉइंट्स जो हैं 600, वो सूबों से आता है, रियासतों से आता है। हमारे यहाँ वो सिर्फ 1 परसेंटेज पॉइंट आता है। हमारा जो NFC है उसमें कोई इंसेंटिव नहीं है सूबों के लिए कि वो टैक्स इकट्ठा करें और गवर्नमेंट को सपोर्ट करें। तो रेवेन्यू हमारा बुनियादी मसला है हमारे, और वो 2-3 तरह से है। हमारे टैक्स नेट में जो लोग सेक्टर नहीं है उनको टैक्स नेट में लाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर है, रिटेलर है, ट्रेडर है, उनको लाएं। जो लोग टैक्स नेट में हैं लेकिन टैक्स नहीं दे रहे हैं, आप उनसे टैक्स लें, वहाँ से आपको रेवेन्यू हासिल हो सकता है। जिन लोगों को आपने अनड्यू एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, कंसेशनरी टैक्सेशन की हुई, आप उसको ख़त्म करें तो वहाँ से उस पर आ सकता है। तो एक तो गवर्नमेंट को इन तीनों डायमेंशंस पे काम करने की ज़रूरत है। अगेन एक्सपेंडिचर में, खर्च में आपको 2-3 तरह से करने की ज़रूरत है। एक तो आपके जितने अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिंग्स हैं, जैसे सना साहब ने भी कहा, गैर ज़रूरी अखराजात तमाम जो हैं वो आप उसको कम करें। और उसमें ये बड़ा है कि ये जो आपने 75 बिलियन दिया है, इसका क्या पर्पज़ है, किस लिए दिया गया है, उसको कम करने की ज़रूरत है। फिर हमें एक्सपेंडिचर्स को रैशनलाइज करने की ज़रूरत है कि हमने खर्च कहाँ पे करना है उसके अंदर। फिर एक एक्सपेंडिचर की एफिशिएंसी है कि आप जो एक्सपेंडिचर लगा रहे हैं उसे आउटकम क्या मिल रहा है आपको, उसमें से कितना ज़ाया हो रहा है, कितना उस जगह पे जा रहा है। तो ये सारे का सारा जो है वो आपको मिला के करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके हमारे जो मसाइल हल होंगे। एक्सपेंडिचर का इसलिए ज़्यादा जिक्र आता है कि इमीडिएटली जो गवर्नमेंट कर सकती है वो एक्सपेंडिचर साइड होती है, उसको करना आसान होता है। टैक्सेस को बढ़ाना शायद एक थोड़ा लंबा काम है, 2-4 साल उस पर लग सकते हैं, 5 साल। बट एक्सपेंडिचर जो है वो आप ज़्यादा इजीली एक बजट के अंदर भी उनको सेट कर सकते हैं कि कहाँ जाना चाहिए, कितना जाना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का मुझे लगता है जो पॉलिटिकल प्रेशर्स हैं और जो एक वीक कोएलिशन होती है, इस दफ़ा मुझे लगा जो बड़ा एक मसला रहा है गवर्नमेंट के लिए, जहाँ पे शायद वो स्पेंडिंग को उस तरह से कम नहीं कर पाई। गवर्नमेंट जो है वो वीक फुटेज पे थी, वीक कोएलिशन थी, और जो कोएलिशन पार्टनर है वो ऑलरेडी कैबिनेट का हिस्सा नहीं थे। तो बजट अप्रूवल्स के लिए शायद बहुत सारे ऐसे खर्चे, अगर किसी एक पार्टी की हुकूमत होती और वो एक सख्त मजबूत पोजीशन में होती तो शायद बच सकते थे, लेकिन उनके पर नहीं बचा गया, ताकि वो जो कोएलिशन के पार्टनर हैं उनसे बजट अप्रूवल्स अगर लेनी है, हमने बजट को अगर पास करवाना है, तो बहुत सारे उनके खर्चे जो सूबों में चलने चाहिए थे वो मरकज़ में रखे गए हैं। तो उनकी वजह से भी जो खर्चे हैं वो इस साल बढ़े हैं। लेकिन हमें दोनों सूरतों पे काम करना होगा। लेकिन जो मेरा उसमें हमेशा होता है आपके प्रोग्राम में
इसमें कहीं जो भूल रहा है, जो गुम हो रहा है, वो आम आदमी है कि वो कहाँ पे है, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है उसे। राणा साहब, कोalition का एक जो रवैया है, हम पीपल्स पार्टी के हवाले से एक बड़ा बिटर स्वीट किस्म का, बजट के हवाले से एक बड़ा सख्त रद्द-ए-अमल भी आ गया, फिर बाद में उनको बजट पास भी करवा दिया। अब ये आप ही की जो खबर है ज़राअत के हवाले से 45% टैक्स का जो मुतालबा IMF कर रहा है, ये पहले क्यों नहीं कर पाए और अब IMF को क्यों कहना पड़ रहा है? फिर अब सूबाई कवानीन में तरमीम के लिए भी अक्टूबर तक की बाकायदा डेडलाइन IMF दे रहा है, मुमकिन हो सकेगा सूबों के साथ? कैसी कोऑर्डिनेशन है? असूली तौर पर तो ये मामला 30 जून तक हल हो जाना चाहिए था। अगर सूबों का इत्तेफाक होता तो अपने अपने बजट्स में वो तरमीम करके वो ले आते। IMF की तरफ से भी मेरा ख्याल इतना स्ट्रॉन्ग पुश नहीं आया, अदरवाइज वो करवा लेते सूबों से। तो अभी भी एक नीम दिली के साथ ये बात आगे बढ़ रही है। आपने बिल्कुल ठीक, अगर करना होता तो ये खुद ना कर लेते। अगर इनको एहसास होता कि पाकिस्तान वाकई तकलीफ में है तो ये इनिशिएटिव खुद लेते। अभी तक लग ऐसे रहा है कि जो इतलात आ रही हैं कि जो पंजाब गवर्नमेंट है वो तो इस पर इत्तेफाक कर गई है, क्योंकि सेंटर में और पंजाब में एक ही गवर्नमेंट है, एक ही पार्टी की है। खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट जो है वो पंजाब गवर्नमेंट को और सिंध गवर्नमेंट को फॉलो करेगी, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी ऐसा चीज़ के ऊपर इतराज़ नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में एग्रीकल्चर एक बड़ा नहीं है। सेम इज़ ट्रू फॉर दी खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, वहाँ पे भी एग्रीकल्चर इतना बड़ा बिजनेस नहीं है लोगों का। यहाँ पे पंजाब और सिंध में, पंजाब इज़ द मेजॉरिटी प्रोविंस, उसके बाद सिंध। पंजाब की तरफ से इत्तेफाक हो चुका है, किस हद तक इंप्लीमेंट कर पाते हैं किस हद तक नहीं, ये तो वक्त बताएगा। सिंध को इस पे दो इतराज़ात है। एक तो इतराज़ ये है कि जो प्रपोज्ड हाईएस्ट रेट है 45%, उसके ऊपर उसको इतराज़ है सिंध को, और सिंध ये कह रहा है कि हम जो है इसके ऊपर, इस रेट के ऊपर नहीं जाना चाहते, क्योंकि एग्जिस्टिंग रेट जो हाईएस्ट है वो 15% है। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि हम 1 जनवरी 2025 से इसको लागू नहीं करेंगे, हम इसको लागू करेंगे 1 जुलाई 2025 से, अगले माली साल से। तो अभी इसके ऊपर इफ़ एंड बट है और गिव एंड टेक भी होगा। बट जब बात आती है, मैं हमेशा कहता हूँ तनख्वाहदार तबके की, ना तो उस वक्त IMF को याद होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी रिलीफ देना गवर्नमेंट को होता है, ना किसी और को होता है। तो एज इन द पास्ट अभी भी अगर ये हो भी जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ज़राअत के शोबे से कोई बहुत बड़ा कोई टैक्स जो है वो हुकूमत, सूबाई हुकूमतें इकट्ठा कर सकेंगी, क्योंकि इस वक्त जो एग्जिस्टिंग उनकी टैक्सेशन है चारों सूबाई हुकूमतों की, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की, जो कि आइनी तौर पर सूबाई मामला है, ये एक बड़ा आइन के अंदर एक डायकॉटमी है कि इनकम टैक्स फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन आइनी तौर पर जो ज़राअत है उसको आइन से निकाल दिया गया और ये सूबाई मामला है। तो उसकी कलेक्शन 10 अरब रुपया भी नहीं है चारों सूबों की मिला के, और सिर्फ सैलरीड क्लास ने 11 माह में 326 अरब रुपये का टैक्स पे किया है। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पे बात हो रही है, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। एग्रीकल्चर को, ज़राअत के शोबे को क्यों हम उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सके? मजबूरियां क्या रहती हैं? कभी तो ये कहा जाता है, सियासतदान कहते हैं हमारा पॉलिटिकल कैपिटल इससे लूज होता है। फिर हम किसान की डेफिनेशन में देखते हैं इंडस्ट्रियलिस्ट भी होता है, वो पॉलिटिशियन या वडेरे भी होते हैं उसके अंदर शामिल। तो क्या वजह रही, रुकावट क्या रही आज तक? बड़ी रुकावट तो ये है कि आपकी जो जितनी सूबाई असम्बलियाँ और नेशनल असम्बली और सेनेट है, उसमें 50% से ज़्यादा लोग वो हैं जो लैंडलॉर्ड हैं, जो जागीरदार हैं, तो वो किसी सूरत भी नहीं चाहते। और आपकी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के हेड हैं वो भी बहुत सारे लैंडलॉर्ड हैं, और उनके जो वोटर्स हैं वो भी फिर इसी, वरना किसान से कोई खुसूसी हमदर्दी नहीं है, अगर कोई ये गलत फहमी रखे बैठा है। बिल्कुल गलत फहमी है, ये लगना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिशियन प्रेजेंट इसको ऐसे ही करते हैं कि हमारा वोट बैंक है और ये गरीब लोग हैं, मेहनत कश हैं। नॉर्मल इनकम टैक्स के तौर पर देखना चाहिए इसको, और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अभी भी हम बहुत डिले हो चुके हैं, ताखीर हो चुकी है, और 23% है शायद ये GDP का, 24% है हमारी टोटल GDP का जो टैक्स नेट से बाहर है। और जितनी भी एग्जाम्पशन ली जाती हैं, 2020 तक एक पार्लियामेंटेरियन का डेटा आता था, FPR जारी करता था टैक्स का, तो उसमें पार्लियामेंटेरियन एग्जाम्पशन लेते थे अपनी एग्रीकल्चर इनकम के हवाले से, उसमें अलहदा खाना होता था, जी ये मेरी आमदन तो एग्रीकल्चर है, मोस्टली उधर से एग्जाम्पशन लेके दौड़ जाते थे। तो इसी तरह हो रहा है, और अब मेरे ख्याल में अगर IMF सख्ती करेगा तो ये होगा, वरना फिर अगर IMF बैक पे हो गया तो ये फिर इसको छोड़ देंगे, और नेक्स्ट ईयर और आगे तक जा सकता है। फिलहाल IMF को ये करना पड़ेगा, ये खुद करने के लिए तैयार नहीं। अच्छा, और हम इससे पहले वजारतों के हवाले से जो बात कर रहे थे, क्योंकि अब वजीर खजाना कैटेगोरिकली कहते हैं कि इसके ऊपर काम तो हम कर रहे हैं, 30 जुलाई तक को बाकायदा फैसला भी हो जाएगा। कितनी संजीदा आपको नजर आती है ऑन ग्राउंड हुकूमत? मुझे 0% भी नजर नहीं आती। तो फिर ये बयानात सिर्फ क्यों दिए जा रहे हैं? उसकी वजह मैं जो है ना रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको, जो रिकॉर्ड है आपको याद है, गंदम इम्पोर्ट का एक, जब ये आई हुकूमत 4 महीने पहले, पहला ही स्कैंडल ये है, बहुत बड़ा स्कैंडल सबने लिखा, और प्राइम मिनिस्टर हाथ मारते हैं टेबल पे ठा करके कि जी मैं ये कर दूंगा वो कर। एक वो होम्योपैथिक किस्म के एक अफसर को इंक्वायरी अफसर लगाया, वो हमारे भी दोस्त हैं, होम्योपैथिक मैं उनको कहता हूँ, उनकी रिपोर्ट बन गई, कुछ नहीं हुआ, आज तक कुछ नहीं हुआ, बड़े शोर मचाए,
अभी ये जो 200 यूनिट वाले प्रोटेक्टेड का जो इन्होंने हाल किया है, उसको स्लैब चेंज किए हैं बैठ के दफ्तरों में और बिलियंस ऑफ रुपीस वसूल किए, उस पर भी जनाब बड़ा शोर मचाया पीएम ने। उधर भी महीना 15 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा। ये वजह क्यों है, क्यों नहीं कम होंगे? मैं उसकी वजह बताता हूँ। अभी आपने MQM के वजीर बोर्ड मजीद बनाने हैं, बाप पार्टी के वजीर बनाने हैं, आपके अपने पार्टी के कई लोग नाराज़ बैठे हैं, ख्वाजा साद बैठे हैं और बैठे हैं जिनको इन्होंने एडजस्टमेंट करना है। तो भाई आपके पास 40-44 तो डिवीज़न है, तो कितने वजीर बनाएंगे? एक वजारत में 3-3 वजीर अभी भी बनाए हुए हैं। तो आप कैसे इस कोलिशन में जो सर बात कर रहे थे कोलिशन गवर्नमेंट, तो लोगों को एडजस्ट कैसे करेंगे? फिर आपकी ब्यूरोक्रेसी है, 44 फेडरल सेक्रेटरीज की सीट है। नहीं, वैसे अभी मजीद लोगों को एडजस्ट करना है इस कैबिनेट के में, तो ये तो बड़ी मजीद हैरत की बात है। फिर तो MQM से और बाप पार्टी से वादा था कि बजट पास होने के बाद आपके वज़रा और पीपल्स पार्टी के कोई इरादे हैं? पीपल्स पार्टी फिलहाल इस ये जो सूरत हाल, उनको बगैर वजारतों के उन्होंने आईनी ओहदे ले लिए हैं, उनकी हर बात डिमांड पूरी कर दी जाती है, तो उन्हें जरूरत क्या है? लेकिन सनाउल्लाह, आपको नून लीग के हलकों में, हुकूमती हलकों में कोई कशमकश नजर आती है जिस तरह पीपल्स पार्टी अपने आप को डिस्टेंट करती है बजट और मुआशी फैसलों से? डिस्टेंस करके बैठे हैं ना। हम जिससे भी कोई बात पूछते हैं, नून लीग का कोई बंदा जवाब ऑन करने के लिए तैयार नहीं। पीपल्स पार्टी अगर नहीं, नून लीग के लोग भी ऑन करने के लिए तैयार नहीं। आप मुझे बताएं, ये एक यकीनन एक गैर मामूली सूरत हाल है। दोस्त हैं सागदार, इनसे कहें उनसे ऑन करा दें इस बजट को, ऑन द रिकॉर्ड करा दें। मैं चैलेंज कर रहा हूं, नहीं करेंगे वो। अब आप उनके एक पॉलिटिशियन को राना साहब के दोस्त कह रहे हैं, वो बड़े क्रेडिबल जर्नलिस्ट है, मैं साजिद साहब की तरफ जाते हैं। मैं भी नहीं करा सकता, कोई भी नहीं करा सकता। साजिद साहब, अब हम एक उम्मीद की जो बात करती है हुकूमत, वैसे तो हुकूमती मेंबरान सनाउल्लाह साहब ने बड़ी दुरुस्त निशानदेही की है कि जब प्रोग्राम खत्म होता है तो कई चीज़ों पे वो भी बड़े होपलेस नजर आते हैं हमें, और हम ये कहते नहीं है इस तरह की बात टीवी शोज में, लेकिन कुछ चीज़ों में अगर होपलेस का मैं लफ्ज़ ना इस्तेमाल करूँ तो क्लैरिटी में ये कहना दुरुस्त होगा। तो हुकूमत जब उम्मीद देने की कोशिश करती है तो कहते हैं हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारी लेके आएंगे। ये इस पे इन्हिसार किस हद तक दुरुस्त है? अब जिस तरह हमने अपने इब्तिदाइया में इसका जिक्र किया कि जो ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उनकी सालाना रिपोर्ट आई अभी कुछ दिन पहले, और उसमें 71% समझते हैं शुरका उनके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो बैनुल अक़वामी कंपनीज ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रही हैं ऑपरेट, कि यहाँ पे सिक्योरिटी हालात साजगार नहीं है। तो आप समझते हैं कि इन सारी चीज़ों को एड्रेस करके ही आप इन्वेस्टमेंट लाने की बात कर सकते हैं? मैं इससे पहले अगर थोड़ी सी इजाज़त दें एग्रीकल्चर के हवाले से, मेरे ख्याल एग्रीकल्चर को दो वजहों से टैक्स नेट में लाना बहुत ज़रूरी है। एक तो ज़ाहिर है उसका अपना जो शेयर है शायद वो थोड़ा भी हो, जैसे शहबाज साहब ने कहा, लेकिन हमने ये भी देखा है कि बहुत सारी इनकम जो है वो एग्रीकल्चर के नाम पे टैक्स से एग्जेम्प्ट करवा ली जाती है। मेरा अगर कोई और सोर्स है लेकिन मैं उसको एग्रीकल्चर इनकम शो करता हूँ तो वो बच जाती है। तो हमारे यहाँ जिसको हम कहते हैं ना पार्किंग, मनी पार्किंग, तो एग्रीकल्चर सेक्टर मनी पार्किंग का टैक्स अवेड से बचने का एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो मुझे लगता है उससे बड़े सिग्निफिकेंट गेन्स आपके हो सकते हैं अगर आप दोनों को मिला लें टैक्स को। हाँ, एक बात है कि हमारे यहाँ इस गवर्नमेंट में जो मुझे लगता है कि वो जो ना यकदम आप 1% से 40% पे चले जाएं टैक्स पे और 15% से 45% पे चले जाएं, वो शायद फायर बैक करता है। हमें इसको स्टैगर करना होगा, ग्रेजुअल करना होगा, ताकि जो टैक्स लगाने वाले हैं उनको भी आसानी रहे। IMF के साथ बैठने की ज़रूरत है कि आप 15 से 25 पे जाएँ, 25 से 30 पे जाएँ, 35 पे, ग्रेजुअली आप इसको 2-3 साल का आपका प्लान हो। बट टैक्स नेट में एग्रीकल्चर को लाने से मुझे लगता है कम से कम वो जो पार्किंग वाला एक है ना एग्रीकल्चर सेक्टर एज ए पार्किंग ऑफ नॉन टैक्स पेइंग, उसके लिए लाना भी बहुत ज़्यादा इसको ज़रूरी है। FDI में मेरा ख्याल है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी नहीं आई है। हमारे यहाँ जब भी इन्वेस्टमेंट आई है वो यारी दोस्ती की बेस पे। तो अगर हम आज भी, हमारा फोकस आज भी यारी दोस्ती की इन्वेस्टमेंट है, वो जिसको हम कहते हैं ना ह्यूमन कैपिटल बेस्ड FDI, वो हमें नहीं मिलती है। और वो शायद अगर आप इस वक्त की पॉलिटिकल सिचुएशन को ले लें, पॉलिसी अनसर्टनिटी को ले लें, जो हमारी इस वक्त की इकनॉमिक पॉलिसी है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसे इकट्ठा करना है, टारगेट इकट्ठा करना है रेवेन्यू का, वो ले लें, और ख़ासकर जो आपकी जो सिक्योरिटी सिचुएशन जो अराइज होती जा रही है, तो कम से कम अगले 1-2 साल में जो मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट है वो शायद हमें को बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन यारी दोस्ती की बेस पे इन्वेस्टमेंट शायद हम कहीं ना कहीं मटेरियलाइज कर पा रहे होंगे, चाहे वो गल्फ से हो रही होगी। तो हमारा इस वक्त मेजर जो फोकस है, हमारा हमेशा फोकस बड़ी इन्वेस्टमेंट्स रहा है, स्ट्रैटेजिक, जिसको मैं कहता हूँ स्ट्रैटेजिक FDIs। उनका आपकी इकानमी से, आपकी सिचुएशन से कोई लेना देना नहीं होता। वो यारी दोस्ती की बेस पे आती हैं, अच्छी हैं तो चल जाती हैं, लेकिन उनका आम आदमी को फ़ायदा नहीं होता। सवाल सिर्फ ये है, आपकी इन्वेस्टमेंट जो मार्केट में आती है, जो मार्केट में जॉब्स प्रोड्यूस करती है, वो आम आदमी को उसका फ़ायदा। सर सॉरी मैं इनकी बात करता हूं, फ़ायदा हुआ है ना। आपने साहिवाल कोल लगाया, LNG लगाए, कितना फ़ायदा हो रहा है? 3,500-4,000 मेगावाट पे आप
2000 अरब रुपए से ज़्यादा कैपेसिटी पेमेंट, ये यारी दोस्ती में आए थे ना, ज़बरदस्ती। जब शहबाज शरीफ चीफ मिनिस्टर थे 2 LNG लगाना चाह रहे थे, इन्हें कहा नहीं 4 लगाएं। आज उसके लिए वजीर ख़जाना को चाइना जाना पड़ रहा है उन पैसों को आपको डेफर कराने के लिए। ये वही आज हमारे यारी दोस्ती हमारे ऊपर LNG बजट से लगे हुए हैं। नहीं, वो हम पे तो कर रहे हैं ना, कैपेसिटी पेमेंट पे कर रहे हैं, कैपेसिटी पेमेंट हो रही। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट तो ये इनकी जरूरत नहीं थी जो लगाए गए हैं, मेरा मकसद ये है। और उनकी कैपेसिटी पेमेंट आज सब पे बोझ बनी हुई है। ये बात कोई और कर रहे हैं, लेकिन हुआ इसी तरह था। जी डॉक्टर साहब आप कंप्लीट कर लें। मैं जैसे मुझे लगता है कि शायद अगला जो बजट है उससे तय होगा कि ये इकानमी कितनी स्टेबल की तरफ जा रही है, क्या इन्वेस्टमेंट है। ये वाले बजट का तो एज सच इतनी ज़्यादा रिवर्सल्स हो रहे हैं, इतने ज़्यादा फैसले करके वापस लिए जा रहे हैं कि जो बेयकीनी है पॉलिसी की वो मज़ीद बड़ी है एक्चुअली। तो मुझे लगता है कि शायद जैसे मैं लास्ट कमेंट, इस बजट में सिर्फ गवर्नमेंट का फोकस था IMF को ये शो करना कि हम 13 ट्रिलियन करेंगे। अगली दफ़ा शायद हम कुछ बेहतर रिफॉर्म्स देख रहे होंगे जो बजट स्पीच के पहले 20 मिनट में हमें नजर आई थी, बाद में नजर नहीं आई थी। अगले बजट में आप समझते हैं थोड़ी स्पेस शायद रिफॉर्म्स की हुकूमत के पास हो। एक शॉर्ट ब्रेक, वापस आएंगे। जो बात डॉक्टर साजिद अमीन साहब ने की कि दोस्त ममालिक से सरमायाकारी के ऊपर ही इन्हिसार है, उनको लगता है वहाँ से कुछ सरमायाकारी आ भी सकती है। अपने दीगर 2 मेहमानों से जानते हैं क्या वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अब हम बैनुल अक़वामी सरमायाकारी के हवाले से बात कर रहे हैं। तो राना साहब, एक तो जो बात डॉक्टर साहब ने की उस पर भी आप अपना कमेंट करें, फिर रूस की तरफ से भी LNG की पेशकश बड़ी खबरों की जीनत है, लेकिन ये भी हमने बड़े सारे मराहिल देखे। पहले खान साहब की जब हुकूमत के आखिरी दिन थे तब भी ये जिक्र हुआ, फिर PDM की हुकूमत आई, मुसद्दिक मलिक साहब इस हवाले से बड़े तफसीली टॉक शोज़ के अंदर बयान कर चुके। तो क्या ये इसके किस हद तक इम्कानात हैं, ये कितना डूएबल है? देखें, साजिद अमीन ने बड़ी खूबसूरती से इस बजट का सत्यानाश कर दिया। उन्होंने कहा कि इस बजट वेरी पोलाइटली उन्होंने कहा कि इस बजट से कोई उम्मीद ना रखो, अगले बजट अगले साल जो सोचेंगे, जिंदगी रही तो देखेंगे, पाकिस्तान ठीक होगा। तो एक बात जो साजिद अमीन साहब की आप रिकॉर्ड कर लें, और इनकी बात को मैं ज़्यादा वेट दूंगा बजाय इसके जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमारा आखिरी IMF का प्रोग्राम होगा। बकौल साजिद अमीन साहब के ये आखिरी IMF का प्रोग्राम नहीं, ये बजट तो इस काबिल नहीं है। सेकेंडली, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में मेरा ख्याल है कि कोई भी चीज़ जो सिस्टेमिकली जो इम्प्रूव ना कर रही हो और जिसके ऊपर आप नी जग रिएक्शन दे रहे हो, तो वहाँ पे कभी भी कामयाबी नहीं होती। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल इसी मकसद के लिए बनाई गई थी। उसको भी अब 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया है कि गैर मुल्की सरमायाकारी लेके आएगी, और हमें 3 माह से 6 माह की 9 माह की डेडलाइंस दी गई। आज तक SIFC के प्लेटफॉर्म से कोई पैसा पाकिस्तान नहीं आया। और इसमें जो है मसला ये होता है कि जब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट होती है, वो अगर कुछ ठीक करने की नीयत भी करती है तो उसके मैंडेट का सवाल आ जाता है। और जो मैंडेट का इशू था वो तो एड्रेस हुकूमत PDM की हुकूमत ने ख़त्म कर दिया जब उन्होंने आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट करके नेशनल डेवलपमेंट जो है लीगली अब आर्मी का एक मैंडेट है, तो मैंडेट वाला इशू एड्रेस हो गया। आपको ये नहीं कह सकता कि आर्मी की गैर शहबाज साहब की हुकूमत उनके बहुत से इश्यूज को एड्रेस कर रही है। जिस तरीके से उनको ISI को इख्तियार दिए जा रहे हैं कि फोन टैप करिए, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब का ही ये शाखसाना ये एजाज भी सिर्फ उन्हीं को जाएगा। अनवारुल हक काकड़ साहब से ज़्यादा खिदमत कर रहे हैं। दुरुस्त बात फरमाई आपने। अच्छा, उसमें देखिए उन्होंने अगर कुछ कोशिश करने की, वहाँ पर उन्होंने कोशिश की गैर मुल्की सरमायाकारी लाने की, तो मेरी उन दिनों में कुछ लोगों से मुलाकातें हुई इसी SIFC के ऊपर। मुझे नज़र आ रहा था कि किसी साइड पे ये गाड़ी नहीं जा रही, ये बिल्कुल डायरेक्शनलेस चीज़ें हो रही हैं SIFC की। तो उनके तुम्हारे कंसर्न क्या? मैंने कहा मेरा ज़ाती कंसर्न कोई नहीं है, आप लोग ये देख लें कि ये जो ब्यूरोक्रेसी जिस रास्ते पे आपको लेके जा रही है, ये रास्ता ठीक है, ये SIFC की कामयाबी का रास्ता है या उसकी नाकामी का रास्ता है। SIFC अगर अपने आप को फोकस रखती सिर्फ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, मतलब गैर मुल्की सरमायाकारी पाकिस्तान पे फोकस रखती, उन्होंने इस्लामाबाद की गलियाँ, इस्लामाबाद की जो पाइपलाइन ब्यूरोक्रेसी ने उसमें डलवा दी, उसमें सुई गैस स्कीम्स डलवा दी, रावलपिंडी की पानी की स्कीम डलवा दी, उसमें उन्होंने LPG डलवा दी, उसमें उन्होंने यहाँ तक के कुछ ऑफिसर्स की ट्रांसफर पोस्टिंग डलवा दी। अच्छा, कुछ जगहों पे उन्होंने कुछ जो प्रोसीजरल चीज़ें वो डलवा दी। ब्यूरोक्रेसी ने इतनी खूबसूरती से मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को डाइवर्ट किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी समझ नहीं उनके साथ क्या हुआ है। आज जब बात होती है कि SIFC में जो इन्वेस्टमेंट नहीं आई, तो क्रिटिसिज्म किसके ऊपर जा रहा है? मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर। और करवाया किसने? ब्यूरोक्रेसी ने। और इल्ज़ाम किस पे आता है? मीडिया के ऊपर। तो ये खूबसूरती है ब्यूरोक्रेसी की। अच्छा, अब जो बात आप बात कर रही थी कि दोस्तों से सिर्फ, ये जो बिल्कुल ठीक है इनकी बात, ताल्लुकात की बेस पे जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आनी थी वो आ चुकी है, अब नहीं आएगी। ठीक है, अप्रैल 2022 में पहली दफ़ा
प्राइम मिनिस्टर उस वक्त के जो PDM के थे शहबाज शरीफ साहब मुत्तहिदा अरब अमारात गए, बड़े वादे हुए, फिर वो सऊदी अरब गए, वहाँ से भी बड़े वादे हुए। ईद के दिनों में हंगामी मीटिंग, जो कि अभी पैसा आया, वो अभी पैसा क्या आया आज तक नहीं आया। क्यों? कोई भी कंट्री जो होती है और जो मैंने फॉरेन पॉलिसी पढ़ी है, इंटरनेशनल रिलेशंस, वो अपने इंटरेस्ट बेस पे काम करती है। अगर मुत्तहिदा अरब अमारात को पाकिस्तान में कोई इंटरेस्ट नज़र नहीं आ रहा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट की हम बात करें, तो पाकिस्तान में क्यों सरमायाकारी करेगा? जब आपने चीन जैसे दोस्त का ये हाल कर दिया कि आज जो चीन के आपने चीखें निकलवा दी हैं, तो आप कोई और मुल्क सऊदी अरब हो, UAE हो, क्यों हो? मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल गैर मुल्की सरमायाकारी नहीं आएगी। कुछ प्रोजेक्ट जो उनके लिए कमर्शियली वायबल होंगे सऊदी अरेबिया के लिए, UAE के लिए, वो जरूर करेंगे। लेकिन जो हमारी एक्सपेक्टेशन है ना कि कोई 60-70 अरब डॉलर आ जाएगा, 50 अरब डॉलर आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। और जहाँ तक रूस का भी आपने कहा, देखिए हमारी इस वक्त जो हालत है, हम टोटली डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर। अमेरिका ही हमें IMF से प्रोग्राम लेके देता है। दिस इज दी रियलिटी, नो, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो जब हमने अमेरिका की खातिर, IMF की खातिर चीन जैसे दोस्त को पीछे डाल दिया, तो रूस से हम कैसे ले सकते हैं? और ये मेहताब हैदर साहब की खबर की हेडलाइन भी ये है कि रूस की LNG की पेशकश, पाकिस्तान अमेरिका को नाराज किए बगैर मंसूबा मुकम्मल करने का। हाँ, सनाउल्लाह साहब, आखिरी कमेंट अगर आप इसी चीज़ पे कर दें जो बात हुई। दोस्त ममालिक भी तो आप उस पोजीशन में है कि चीन ने हमें बाकायदा तौर पे कहा कि मुल्क के अंदर एक सिक्योरिटी के एतबार से देखा जाए मामलात को, तो एक साजगार माहौल बनाना सबसे बड़ी प्रायोरिटी आपकी नज़र में होनी चाहिए अगर हमने लेके आना है। अब अज़्म इस्तेहकाम जब अनाउंस किया, उसके बाद क्या एक मुख्तलिफ शक्ल पेश करता है हमारे सिक्योरिटी हालात या संजीदगी की रियासत जो इस वक्त देख रही है? देखिए, अज़्म पाकिस्तान पे तो आपको पता है, जो अज़्म इस्तेहकाम जो कुछ भी हुआ है, वो जो चाइनीज़ इंजीनियर्स का अटैक हुआ है, उसके बाद ये सिचुएशन ख़राब हुई है। और चाइनीज़ ने इनको वाज़े तौर पे बताया कि भाई आप अगर इस तरह चलेगा तो चाइनीज़ छोड़े कोई भी इन्वेस्टमेंट करने नहीं आएगा। तो बेसिकली ये ऑपरेशन भी जो भी स्टार्ट किया जा रहा है, ये भी पीछे से प्रेशर इनके ऊपर आया कि भाई ये क्या आपने तमाशा बनाया हुआ है, जिसकी मर्ज़ी उठ के आ जाता है। बाकी हमारी जो कंडीशन है ना इस वक्त, हम किसी भी जगह पर जो है वो अपनी अथॉरिटी के साथ हम बात नहीं कर सकते इस वक्त। हमारी सिचुएशन पॉलिटिकली, हम सिचुएशन देख लें, हमारी इकानमी की सूरत हाल देख लें, तो हम अगर रशिया से LNG लेने जाएंगे तो हमें US के कंसर्न को देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें IMF प्रोग्राम भी लेना है। अगर हमें ईरान से बात करनी है तो हमें सऊदी कंसर्न को देखना पड़ेगा, और सऊदी से ज़्यादा करनी है तो हमें ईरान के कंसर्न देखने पड़ेगा। चाइना के साथ करना है तो वहाँ भी हमें US के कंसर्न को देखना पड़ेगा। तो बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन है पाकिस्तान की, इतनी आसान नहीं है। और उसकी वजह हमारी पॉलिटिकल और इकानमी की जो हमारी सूरत हाल है, वो वजह है। बुनियादी तौर पर हम इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि हमारे पास रास्ते बहुत कम हैं। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसके अहाता कर दिया, और बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान साहब, शहबाज राना साहब, डॉक्टर साजिद अमीन साहब। नाज़रीन, हुकूमत आफ्टर थॉट के दौर पर जो रिलीफ अनाउंस कर रही है, हमें लगता है कि आने वाले दिनों में इसका सिलसिला तो वो जारी रखेंगे, लेकिन उसके हवाले से फैक्ट्स क्या हैं, यकीन करते हैं इस प्रोग्राम में भी आपको कुछ समझ में आएगा, और आने वाले दिनों में भी इस किस्म के फैक्ट चेक्स हम लाते रहेंगे। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।